हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके व्यावहारिक हिंदी का जो पल्लवन पाठ है उसे पढ़ने जा रहे हैं, जो दयानंद तिवारी जी का लिखा हुआ पाठ है। तो चलो हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। यह चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। तो ठीक है, पल्लवन की तरफ बढ़ते हैं। दयानंद तिवारी जी का लिखा हुआ पाठ पल्लवन। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी जो 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र के जिला रायगढ़ में इनका जन्म हुआ था। मुंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने अपने एमए की पढ़ाई पूरी की है। शिक्षा शिक्षा हिंदी व शिक्षा शास्त्र और एमबीए भी है, एमएसडब्ल्यू भी है, पीएचडी भी है। इनका कार्यक्षेत्र एसआईडब्ल्यूएस कॉलेज में वो एक सफल अध्यापक के रूप में कार्यरत है। जो वडाला में स्थित है उस एसआईडब्ल्यूएस में वो सफल अध्यापक के रूप में आज भी कार्यरत है। वहां के वो एचओडी भी है। यह मुंबई विभागीय बोर्ड के एक सदस्य है, महाराष्ट्र शासन विशेष कार्यकारी अधिकारी है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों पर आयोजित परिचर्चाओं में हमेशा सम्मिलित होते रहे हैं। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में सहभागी होकर अपने मंतव्य को स्पष्ट करते रहे हैं। अध्ययन, अध्यापन आदि शैक्षिक विषयों पर आपका लेखन कार्य निरंतर समाज को दिशा निर्देश करता रहा है। सफल संपादक है, लेखक, राजनीतिज्ञ और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी इनको माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां जो है ये है साहित्य का समाजशास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी, विविध विमर्श, चित्रा मुद्गल के कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के विविध आयाम आदि। महाराष्ट्र आदर्श शिक्षक सम्मान से पुरस्कारित किए हुए हैं। महादेवी साहित्य सम्मान, आर्यभट्ट साहित्य शिखर सम्मान, आचार्य रामचंद्र शास्त्री मयंक शिक्षण शिक्षक सम्मान, ऐसे अनेक सम्मानों से ये सम्मानित रहे हैं। तो ये जो हम पल्लवन पढ़ने जा रहे हैं, ये एक व्यावहारिक हिंदी से जुड़ा हुआ है। आपकी किताब में व्यावहारिक हिंदी ये अलग से पढ़ाई जा रही है, जिसमें आप पल्लवन पढ़ोगे, फीचर लेखन पढ़ोगे, ब्लॉग लेखन पढ़ोगे। अब ये जो पल्लवन है, ये किस तरह से लिखा जाता है और ये आपको क्यों दिया गया है? क्योंकि व्यावहारिक हिंदी ही अलग से शुरुआत की गई है, क्योंकि व्यावहारिक हिंदी में उभरते क्षेत्रों से संबंधित पाठों को समाविष्ट किया है, जिसके माध्यम से आप इन क्षेत्रों में व्यवसाय के अवसरों को पाएंगे। यहाँ पर पल्लवन है, ब्लॉग लेखन है, फीचर लेखन जैसे नवीनतम लेखन के जो प्रकार है उससे हमें परिचित किया है व्यावहारिक हिंदी के सेक्शन में। यहाँ आपकी कल्पना शक्ति, विचार शक्ति तथा सृजनात्मकता का विकास हो, इसे ध्यान में रखते हुए इन कृतियों का समावेश हमारे पाठ्य पुस्तक में किया गया है। तो आइए आज हम पल्लवन को पढ़ते हैं। पल्लवन क्या है? पल्लवन किसी एक उक्ति, लोकोक्ति, सुवचन को विस्तार से लिखना होता है। अब ये पल्लवन जो लिखा है दयानंद तिवारी जी ने, तो डॉक्टर दयानंद तिवारी जी ने इसे एकांकी विधा में लिखा है। पल्लवन क्या है उसे समझाने के लिए आसान हो, इसलिए उन्होंने इसका लेखन जो है वो एकांकी विधा में किया है। तो पल्लवन की जो विधा है वो है एकांकी। एकांकी को सरल भाषा में नाटक का लघु रूप कहा जा सकता है। जैसे नाटकों के 3 अंक होते हैं, लेकिन एकांकी में सिर्फ 1 अंक होता है, क्योंकि यह नाटक का एक छोटा सा रूप कहा जा सकता है। जीवन के किसी एक अंश प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना ही एकांकी की विशेषता है। अब इस पाठ में क्या है, पाठ परिचय में पढ़ते हैं। पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना जाता है। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी उदाहरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यावहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। अब ये जो पल्लवन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये एक एकांकी है और उस एकांकी के माध्यम से लेखक ने पल्लवन किस तरह से लिखा जाता है उसे समझाने की कोशिश की है। अब ये जो एकांकी है उसकी शुरुआत हम देखते हैं कि उसका पात्र परिचय
पहले देखते हैं। अध्यापक है और उनके छात्र हैं। रोशन है, प्रतीक है, शीतल है, गौरांश है, रिधिम, तन्वी, मितवा इत्यादि इनके पात्र परिचय हम इस एकांकी में देखेंगे। सुबह के 11 बजे का वक्त है और 12वीं कक्षा है। उस 12वीं कक्षा में ये सारे छात्र अपने अध्यापक के साथ वहां पर पल्लवन इस विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रातः 11 बजे 12वीं कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे हैं। कुछ ऊंचे स्वर में एक दूसरे को पुकार रहे हैं। तभी हिंदी शिक्षक का कक्षा में प्रवेश होता है। सभी विद्यार्थी खड़े होकर नमस्ते सर कहते हैं। अध्यापक भी उन्हें नमस्ते विद्यार्थियों, बैठ जाइए। हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ाना पूर्ण हो गया है। परीक्षाएं समीप है। अब हमें प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का आकलन एवं अध्ययन करना चाहिए। क्या आपने प्रश्न पत्र का अवलोकन किया है? जी सर, प्रश्न पत्र का अध्ययन हमने भली-भांति किया है। तो क्या प्रश्न पत्र की दृष्टि से कोई प्रश्न है जो आपको उत्तर लिखने की दृष्टि से कठिन जान पड़ता है? अब यहाँ मैंने ये जो परिच्छेद पढ़ा जो आपके किताब के पहले पेज पर है पल्लवन के, जहाँ आप देखोगे कि अध्यापक और विद्यार्थियों में जो बातचीत हो रही है, अध्यापक उनको कहते हैं कि पाठ्यक्रम तो पढ़कर हो चुका है, परीक्षाएं भी समीप है, समीप नजदीक है। आपको पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द जब पूछे जाएंगे तब आपको लिखना है। समानार्थी शब्द में आप सिर्फ एक शब्द को लिखोगे, लेकिन पर्यायवाची शब्द में आपको कम से कम 2 पर्याय लिखने होते हैं। आ, अब हमें ये प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का आकलन एवं अध्ययन करना चाहिए। क्या आपने प्रश्न पत्र को अवलोकन किया? यानी कि आपने प्रश्न पत्र को एक बार देख लिया है, उसका निरीक्षण कर लिया है, उसे ठीक से जांचा है, समझा है? क्या किया है? क्या आपने इसे देखा है अच्छे से? तो रोशन कहता है, हाँ, हमने तो देख लिया है, अध्ययन भली-भांति हमने किया है। तो अध्यापक उन्हें प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपको इसमें कोई कठिन प्रश्न लग रहा है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं आज? प्रतीक तो कहता है कि नहीं, सारे प्रश्न तो बड़े सरल और आसान है। यह तो बड़ी अच्छी बात है। लगता है कि आप लोगों ने प्रश्न पत्र की या फिर उसके अलग-अलग विभागों के प्रश्नों की बारीकी से नहीं देखा है। तब इस जो पल्लवन का जो मुख्य विषय है, उसकी ओर ले जाती है शीतल। शीतल कहती है कि सर आपने बिल्कुल सही कहा है। व्यावहारिक हिंदी से संबंधित एक प्रश्न है जिसके उत्तर को लेकर मैं मन में कठिनाई अनुभव कर रही हूँ। और इस तरह से शीतल, ये जो विद्यार्थिनी है, जो छात्रा है, वो हमें इस विषय की ओर लेती है। यानी पल्लवन कैसे लिखा जाए, पल्लवन क्या है, उसके गुण कौन से, उसके लिखने के नियम कौन से हैं, ये सारी बातों पर चर्चा शुरू होती है। अध्यापक कहते हैं कि मुझे लग ही रहा था कि व्यावहारिक विभाग के किसी न किसी प्रश्न को लेकर आपके मन में शंका होगी। शीतल कहती है, जी सर, मैं पल्लवन इस घटक को लेकर दुविधा अनुभव कर रही हूँ। दुविधा, कठिन, दुविधा माने कठिनता। पल्लवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है और इसकी व्याख्या क्या होती है, इस विषय पर शीतल प्रश्न करती है कि अध्यापक से कि आप मुझे हमें समझाइए कि पल्लवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है और इसकी व्याख्या क्या होती है। विद्यार्थी मित्रों, अध्यापक उन्हें समझाते हैं कि क्या पल्लवन घटक आप सभी को कठिन नहीं जान पड़ता? तब प्रतीक, रोशन सब कहते हैं कि हाँ सर, हमें ये कठिन लग रहा है। हम सभी आपसे निवेदन करते हैं कि आप पल्लवन पर विस्तार से प्रकाश डालिए। और इस तरह से पल्लवन की शुरुआत होती है। रोशन से अध्यापक पूछते हैं कि पल्लवन से क्या तात्पर्य है, तुम इस विभाग के बारे में क्या जानते हो? रोशन कहता है, हाँ, मैं इतना तो जानता हूँ कि पल्लवन लिखना भी एक कला है। अध्यापक समझाते हैं कि पल्लवन बहुत कुछ है, इसे प्रत्येक लेखक, शिक्षक व विद्यार्थी को जानना चाहिए। तो गौरांश कहता है कि इतनी जरूरी क्यों है पल्लवन की जानकारी? ऊपरी तौर पर पल्लवन सहज लगता है, परंतु उसकी परिभाषा तथा विशेषताएं जाने बिना इस कला को कोई आत्मसात नहीं कर सकता है, इसे नहीं समझ सकता, इसे अपना नहीं सकता है। आत्मसात नहीं करना, इसे अपनाना। आप इसकी परिभाषा पर प्रकाश डाल सकते हैं सर? इसकी व्याख्या पर प्रकाश डाल सकते हैं कि पल्लवन क्या है? किसे पल्लवन कहा जाता है? पल्लवन से तात्पर्य क्या है? या फिर उत्तर उसके कैसे लिखे जा सकते हैं? इसकी व्याख्या। देखो, यहीं पर व्याख्या शब्द भी आया है और परिभाषा शब्द भी आया है इसी परिच्छेद में। व्याख्या ही परिभाषा है, परिभाषा ही व्याख्या है। समानार्थी शब्द के लिए आप इसका
प्रयोग कर सकते हैं। अब इससे शुरुआत हो जाती है इस पल्लवन की। तो हम किताब साइड में रखकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पल्लवन का अर्थ क्या है? पल्लवन का शाब्दिक अर्थ है नए पत्ते निकलना। जैसे बीज बोया जाता है और जब ये बीज उगकर आता है तो छोटे-छोटे पत्ते निकल आते हैं। यानी उस बीज में से पौधा निर्माण करने की क्षमता उस बीज में जो होती है, उसी बीज को हम थोड़ा विकसित करते हैं तो उसमें से पत्ते निकल आते हैं। तो इसे हम कहते हैं पत्ते निकलना, पल्लवन। लेकिन व्यावहारिक हिंदी में पल्लवन का अर्थ अलग है। व्यावहारिक हिंदी में पल्लवन माने क्या है? विस्तार अथवा फैलाव। विद्वानों ने अपने अनुभवों के आधार पर कहीं लोकोक्ति व सारगर्भित अर्थ को समझना, उसका विश्लेषण करना और अनुच्छेद में लिखना पल्लवन है। हम देखते हैं कि हमारे कई सारे जो लेखक होते हैं, जो कई सारे कवि हैं, अगर उनके बारे में आप देखोगे तो उन्होंने जो कुछ लिखा है, जैसे गागर में सागर भर रखा है उन्होंने, इतनी सी एक पंक्ति में बहुत कुछ समझाने की कोशिश वो करते हैं, वो ताकत हर कवि में होती है या वो लेखक में होती है। लेकिन हम जैसे सामान्य लोगों को उसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी-कभी उसके मूल अर्थ को इतनी गहराई उसमें समाई रहती है कि उस एक पंक्ति से हम नहीं समझ पाते हैं या फिर जो नहीं समझ पाते हैं, उस गहरे अर्थ को उस लोकोक्ति के, उस पद के, उस दोहे के, उस कथन के, उस सुवचन के, उस गहरे अर्थ को हम समझते हैं और फिर उसे विस्तार से लिखते हैं, उस पर विश्लेषण करते हैं। उसे हम अनुच्छेद में लिखते हैं, उसे हम पल्लवन कहते हैं। दूसरी व्याख्या समझते हैं, किसी सुगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। इसे अंग्रेजी में एक्सपांशन शब्द का प्रतिरूप माना जाता है। यह संक्षेपण का विलोम शब्द है। यहीं पर आपको यह शब्द भी पूछा जा सकता है। संक्षेपण का या पल्लवन का विलोम शब्द कौन सा है? तो संक्षेपण या संक्षेपण का विलोम शब्द पल्लवन। संक्षेपण में संकुचित करना आवश्यक है, किंतु पल्लवन में विस्तार करना आवश्यक है। पल्लवन का अर्थ ही होता है एक्सपांशन करना। कोई पंक्ति, कोई दोहा, कोई लोकोक्ति, कोई पद जो दिया है या कोई कथन हो सकता है, कोई सूक्ति हो सकती है, तो उसे हमें स्पष्ट करना है, उसे हम कहते हैं विस्तृत करना है, उसे हम कहते हैं पल्लवन करना। जब किसी शब्द, सूक्ति, उद्धरण, लोकोक्ति, काव्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका दृष्टांतों, उदाहरणों अथवा काल्पनिक उदाहरणों के द्वारा 200 से 300 शब्दों में विस्तार करते हैं तो उसे पल्लवन कहते हैं। अर्थात विषय का विस्तार करना ही पल्लवन है। छोटे-छोटे वाक्यों या वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल देना, उन विचारों को फैला देना, उन्हें विस्तृत करना ही पल्लवन है। यानी जैसे मैंने पहले ही कहा था कि कोई कवि जो जैसे गागर में सागर कहने की बात करते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बातें होती है छिपी किसी एक पंक्ति में, जैसे कबीर के दोहे होते हैं, वृंद के दोहे आपने पढ़े हैं, तो गागर में सागर भरने की बात होती है। इतनी सी बात से वो बहुत कुछ हमें समझाने की कोशिश करते हैं। एक पंक्ति में बहुत कुछ भाव छुपे होते हैं। तो ऐसी कई सारी दोहे हो सकते हैं, कोई सूक्ति हो सकती है, कोई लोकोक्ति हो सकती है, कोई काव्य की पंक्ति हो सकती है, कोई कथन हो सकता है। तो उसे हम जब स्पष्ट करते हैं, उसे स्पष्ट करते वक़्त हम दृष्टांतों का, उदाहरणों का उपयोग कर सकते हैं। ये हमारी काल्पनिक उड़ान से संबंधित होता है, हम किस तरह से काल्पनिक उड़ानें ले सकते हैं। लेकिन इन सब का उपयोग करते हुए उसे विस्तार से लिखना, उसका विस्तार करना उस पंक्ति का, उसे हम पल्लवन कहते हैं। यानी उन छोटे से वाक्यों को विस्तृत करना, फैला देना, उसके अंदर छुपे हुए भाव को समझाना पल्लवन होता है। अब पल्लवन की उपयुक्तता कहाँ पर होती है? पल्लवन कहाँ-कहाँ उपयोग में लाया जा सकता है? पल्लवन साहित्यिक के काम आता है। पल्लवन साहित्यिक, लेखक, विचारक, कवि अपने मौलिक विचारों को स्पष्ट करने के लिए पल्लवन का उपयोग करते हैं। उन विचारों को समझने में पल्लवन के माध्यम से हमें आसानी होती है। जो लेखक कहना चाहते हैं, जो विचारक कहना चाहते हैं, जो कवि कहना चाहते हैं, उनके मौलिक विचार, उसमें जो भाव छुपे हैं, उन पंक्तियों को समझाने का प्रयत्न पल्लवन के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। इसीलिए साहित्यिक के काम भी पल्लवन आता है, लेखक विचारक के काम या कवि के काम भी पल्लवन आता है।
पल्लवन क्या है? पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसकी दूसरी उपयुक्तता क्या है? कि हमारे व्यक्तित्व को विकसित करता है, तो हमारे व्यक्तित्व को बनाता है। किसी बात को अच्छे से समझने की हमारी जो प्रवृत्ति है, उसे समझने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। हम किसी भी छोटी-सी बात को समझकर, उस पर विचार करके हम उसे विस्तृत तौर पर समझा सकते हैं। तो एक तरह से वो हमारा व्यक्तित्व भी विकसित करता है। फिर उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार, नेता, प्रोफेसर, वकील आदि पद प्राप्त करने के लिए भी इस कला की उपयुक्तता होती है। किसी वक्ता को अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, किसी पत्रकार को अपनी बात को लिखने के लिए, किसी नेता को अपने भाषण में, प्रोफेसर को पढ़ाते वक्त, वकील को अपनी बात को सामने रखने के लिए इस कला का फायदा हो सकता है। कहानी लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन, समाचार, राजनीति तथा अनेक व्यवसायों में पल्लवन उपयुक्त होता है। तो पल्लवन की उपयुक्तता आपने समझ ली कि पल्लवन हर एक के काम आता है, क्योंकि ये किसी बात को अच्छे से समझाने के काम आता है, उसे गहराई से समझने के काम आता है। इसीलिए सामान्य व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी उभारा जा सकता है पल्लवन के माध्यम से। पल्लवन की विशेषताएँ क्या है? पल्लवन माने कल्पनाशीलता है, पल्लवन में मौलिकता होती है, पल्लवन में सृजनात्मकता होती है, पल्लवन में प्रवाहमयता होती है, भाषा शैली, शब्द चयन, सहजता, स्पष्टता और क्रमबद्धता। ये 9 विशेषताएँ यहाँ लेखक ने हमें बताई है। तो चलो इसे विस्तार से समझते हैं। पल्लवन की विशेषताएँ क्या हैं? सबसे पहली विशेषता है कि कल्पना विस्तार। पल्लवन के लिए जो पंक्ति दी है, उसे अपनी कल्पना के माध्यम से उसके भाव, अर्थ या विचार को अपने तार्किक कौशल के आधार पर हम प्रस्तुत करते हैं पल्लवन में। उसमें मौलिकता होती है, उसका जो मूल भाव है वो कायम रहना चाहिए। मूल भाव तथा उसका जो केंद्रीय भाव है उसे स्पष्ट करना ही पल्लवन की विशेषता है। उसे हटना नहीं है, उसी मूल भाव को कायम रखकर हमें उसे विस्तार से लिखना है। हम उसे बदल नहीं सकते हैं। हम अपने विचारों में अगर आपको ये गलत भी लगता है तो भी पल्लवन में हम उसे नहीं लिखते हैं। पल्लवन हमेशा पॉजिटिवली लिखा जाता है, उसमें नेगेटिव बातें नहीं आती है और उसके मुख्य विषय से हटकर हम दूसरी बात नहीं लिखते हैं, इसलिए मौलिकता उसमें कायम होती है। सृजनात्मकता, निर्माण करने की क्षमता, पल्लवन में लोकोक्ति के मूल भाव को कायम रखते हुए अपनी कल्पना और तार्किक कौशल का उपयोग कर उसका विस्तार विवेचन करना है, जिसे हम पल्लवन कहते हैं। अब ये जो पल्लवन है, उसमें प्रवाहमयता भी होती है। प्रवाहमयता माने पल्लवन करते समय उस उक्ति के मूल विचारों में प्रवाहमयता का होना आवश्यक होता है। विचारों की कड़ी रोचक शब्दों से जुड़ी होती है और इस तरह से पल्लवन करते वक्त जो हम विचार लिखते हैं, उन विचारों में कड़ी एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। उसमें पढ़ते वक्त एक प्रवाहमयता होनी चाहिए, कहीं रोक नहीं लगनी चाहिए। उसे हम कहते हैं प्रवाहमयता। एक पंक्ति का दूसरे पंक्ति से जोड़ होना चाहिए। अब उसकी भाषा शैली कैसे होनी चाहिए? बहुत सरल, सहज भाषा में पल्लवन लिखा जाता है। छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। लघु शैली का इस्तेमाल किया जाता है, अनावश्यक विस्तार से हमें इसमें बचना होता है। ऐसे नहीं कि हम लिखने बैठे, अनावश्यक विस्तार करते वक़्त ये बढ़ बढ़ जाएगा, हमें तो इसे सिर्फ़ 200-300 शब्दों में लिखना है या 200 शब्दों में लिखना है। तो अगर 200 शब्दों में इसे लिखना है, तो हमें इसे अनावश्यक विस्तार से बचना होगा। जो पंक्ति है, उसी से जुड़ा होना चाहिए। शब्द चयन, ये और एक विशेषता है। पल्लवन में अलंकृत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जो कवि है उसे जो कहना है, उन्होंने जो पंक्ति लिखी है, उस पंक्ति को हमें इतना आसान करके लोगों तक पहुँचाना है, ताकि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसे आसानी से समझ सके। तो लोगों को आसानी से समझ में आए, ऐसे सरल, सहज शब्दों का प्रयोग पल्लवन में होता है। पल्लवन में सहजता होती है। सहजता ये उसकी और एक विशेषता है, क्योंकि पल्लवन लिखते वक्त हमें कृत्रिमता से दूर रहना है। उसमें सहजता होनी चाहिए। कथन का जो मूल भाव है, उसे जुड़े रहकर विचारों को सहजता से स्पष्ट किया जाता है पल्लवन में। यानी मूल भाव से हमें हटना नहीं है, हमें अनावश्यक विस्तार की ओर बढ़ना नहीं है। उसी शब्द की, उसी पंक्ति के मूल भाव को कायम रखते हुए आसान शब्दों का चयन करना है और
ऐसे आसान शब्दों का चयन करें ताकि सुनने वाले को या पढ़ने वाले को उसे समझने में सहजता हो। अब पल्लवन का और एक विशेषता है उसकी स्पष्टता। पल्लवन में मूल भाव में स्पष्टता होती है। लेखक अथवा कवि के विचारों को स्पष्ट करते वक्त सकारात्मक विचार ही लिखे जाते हैं। कथन में स्पष्टता के लिए किसी उदाहरण का प्रयोग किया जा सकता है। 9वां है क्रमबद्धता। विचारों को करते समय उन विचारों में क्रमबद्धता आवश्यक है, जिससे विचारों की कड़ी जुड़ी रहती है। यानी वह जो हम लिखते हैं पल्लवन, उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। एक से दूसरा, जैसे कि अगर हम 3 पंक्तियों 3 परिच्छेद में इसे लिखते हैं, जैसे पल्लवन में जो पंक्ति दी है, जो सूक्ति दी है, उसे समझाएँगे, उससे जुड़ी हुई बात को उसको विस्तार से समझाएँगे और अंत में उसका अंत करेंगे। यानी कथन का अंत, यानी जो लिखा है पल्लवन उसका अंत, यानी 3 हिस्सों में अगर उसे लिखा जाता है, तो वो लिखते वक़्त उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। ये है पल्लवन की विशेषताएँ। जैसे हमने 9 विशेषताएँ पढ़ी, अब हम देखते हैं कि पल्लवन कैसे लिखा जाता है। पल्लवन लिखने की प्रक्रिया किस तरह से होती है? पल्लवन के लिए मूल वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति अथवा कहावत को ध्यानपूर्वक पढ़िए ताकि मूल भाव को अच्छी तरह से हम समझ लें। फिर मूल विचार तथा भाव में छुपे अन्य सहायक विचारों को समझने का प्रयास करें। विषय की संक्षिप्त एक रूपरेखा बनाएं। मूल विचार तथा भाव को समझने के बाद एक-एक कर सभी निहित विचारों को एक-एक अनुच्छेद में लिखना आरंभ करें। विचार के साथ-साथ भाषा विस्तार पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अर्थ अथवा विचार का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में जहां आवश्यक है, वहां उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि प्रक्रिया में किस तरह की बातों को बताया गया है कि पल्लवन के लिए एक तो जो मूल वाक्य है, जो लोकोक्ति है, जो कहावत है, उसे अच्छे से पढ़ लें, उसके भाव को हम समझ लें। उन भावों की सहायता से हम उसमें छुपे हुए विचारों को समझने का प्रयास करें और फिर अपने विचारों की एक संक्षिप्त रूप रेखा बनाएं। जो मूल विचार है, जो भाव है, उसे समझने के बाद जो हमारे विचार है, उसे एक-एक अनुच्छेद में लिखना आरंभ करें। अब इस वक़्त आपको ध्यान क्या देना है? सिर्फ विचार को आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सपांड करना है, ऐसे नहीं। उस वक़्त आपके भाषा विस्तार पर भी आपको ध्यान देना है। जो अर्थ या जो विचार उसमें समाहित है, उसे विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में अगर आप कोई उदाहरण देकर उसे समझाने की कोशिश करना चाहते हो, तो वो भी पल्लवन में किया जा सकता है। भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता होनी चाहिए, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए क्योंकि उस मूल भाव से हमें हटना नहीं है, उसी भाव को आगे लेकर हमें स्पष्ट करना है और उसे स्पष्ट करते वक्त हमें सरलता होनी चाहिए। हमारी भाषा में सरलता और सहजता होनी चाहिए। वाक्य छोटे-छोटे और भाषा एकदम सरल होनी चाहिए। आगे पल्लवन की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि भाषा ज्ञान के अलावा भाषा का ज्ञान तो आवश्यक है ही पल्लवन के लिए, लेकिन इसके साथ-साथ उसमें विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ-साथ व्यक्तिगत कौशल की भी आवश्यकता होती है। यानी जो हम पढ़ रहे हैं, उसका विश्लेषण करना हमें आना चाहिए। विश्लेषण करना यानी उसे एनालाइज़्ड करना हमें आना चाहिए। उसमें थोड़ी-सी छानबीन होनी चाहिए। उसे एनालाइज़्ड करें, हम उसे संक्षेपण करें, उसे सिंथेसाइज़्ड करें और तार्किक क्षमता यानी लॉजिकल कैपेबिलिटी जो होती है सोचने की, इन सबको मिलाकर हम अपने अभिव्यक्तिगत अपने अंदर की जो कला है, उस कौशल का उपयोग करके हम उसे स्पष्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी भाषा ज्ञान आवश्यक है, लेकिन सिर्फ भाषा ज्ञान नहीं, तो आप उस विचार को किस तरह से एनालाइज़्ड करते हो उसे, किस तरह से सिंथेसिस करते हो, किस तरह से लॉजिकल कैपेबिलिटी आप में है, अर्थात किस तरह से आप उस भाषा को उसके अंदर छुपे हुए भाषा ज्ञान के साथ-साथ उस वाक्य में छुपे हुए विश बात को विश्लेषित कर पाते हो, उस बात को किस तरह से स्पष्ट कर पाते हो, यानी सरलता से, स्पष्टता से उसे समझा कैसे पाते हो और अपने अंदर जो अनुभव है वो लॉजिकल तार्किक जो क्षमता है आपकी, उस क्षमता का यानी सोचने की जो आपकी क्षमता है, जो लॉजिक से सोचने की आपकी क्षमता है, उसके साथ-साथ आप अपने अंदर के अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने की जो आपकी कला है, इन सब का उपयोग करना आवश्यक होता है पल्लवन में। यानी पल्लवन सिर्फ विस्तार नहीं, तो भाषा का ज्ञान भी आवश्यक है। भाव विस्तार के साथ-साथ हमें चिंतन भी आवश्यक होता है पल्लवन में।
ठीक है, हम भाव विस्तार करेंगे, लेकिन जो पंक्ति दी है उसका चिंतन आवश्यक है, उसे समझना आवश्यक है। पल्लवन में अप्रासंगिक बातों का या अनावश्यक विस्तार का उल्लेख नहीं होना चाहिए। जो पंक्ति दी है उसी का विश्लेषण होना है, तो अप्रासंगिक बातें या अनावश्यक विस्तार से हम बचें। पल्लवन के लेखक को मूल भाव या विचार पर टीका टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी है। जो मूल भाव है उसी पर लिखना है, उस पर आपको क्रिटिसाइज्ड नहीं करना है, आपको आलोचना उसकी नहीं करनी है, कोई टिप्पणी उस पर नहीं देनी है, आपको अपने विचार नहीं लिखने हैं, आपको लेखक के विचारों को समझाने का प्रयास करना है। शब्द पर ध्यान देकर शब्द सीमा के अनुसार पल्लवन करना है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा विस्तार का करते गए तो कहीं वह निबंध में न परिवर्तित हो जाए, ठीक है ना। और अंत में लिखित रूप को पुनः ध्यान से पढ़े, जो हम पल्लवन लिख रहे हैं उसे फिर एक बार पढ़ लें। पल्लवन को परोक्ष कथन और भूतकालिक क्रिया के माध्यम से अन्य पुरुष में लिखना चाहिए। अन्य पुरुष आप जानते हो, वे, वह, यह, ये, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यानी उत्तम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष तुम, अन्य पुरुष वे। तो ये अन्य पुरुष में लिखना है और ये परोक्ष कथन होता है तथा भूतकाल में लिखा जाता है। अब उदाहरण के माध्यम से लेखक ने इसे समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर लेखक ने जो उदाहरण दिए हैं उसे हम पढ़ लेते हैं। नर हो न निराश करो मन को, पल्लवन का ये शुरू, पल्लवन किस तरह से लिखा जाए उसका ये पहला उदाहरण है। इस तरह से आपको पंक्ति दी जाएगी और आपको उसे लिखना है। यह सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य संसार का सबसे अधिक गुणवान और बुद्धि संपन्न प्राणी है। वह अपनी अद्भुत बुद्धि एवं अपने कौशल के बल पर इस संसार के महान से महान कार्य पर अपने साहस और सामर्थ्य का परिचय दे चुका है। शांति, सद्भाव, समानता की स्थापना के लिए प्रयासरत रहा। इन सब के पीछे उसका आंतरिक मानसिक बल ही था। चूंकि मनुष्य विधाता की सर्वोत्कृष्ट और सर्वाधिक गुण संपन्न कृति है, अतः उसे अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। यह तो मनुष्य का जीवन है कि जहां उसके जीवन में सुख है वहां दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है, सफलताएं हैं तो असफलताएं भी है। यदि उसका मन ही पराजित हो जाएगा, थक जाएगा, तो इस धरा को स्वर्ग सा कैसे बना पाएगा। उसके मन में इसी संकल्प विकल्पमयी साहसिक शक्ति को उसका मनोबल कहा जाता है, जो उसे हर समय श्रेष्ठ बनाने हेतु कर्म के लिए प्रेरित करता है। लेखक ने ये एक उदाहरण दिया है कि नर हो, हे मनुष्य, निराश मत हो, क्योंकि मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ निर्मिति है। तो उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, वो गुणवान होता है, उसमें बुद्धि है, वो इसलिए बाकी सभी सृष्टि में बनाए जो जानवर है उनसे अलग होता है। तो अपने बुद्धि और कौशल के माध्यम से किस तरह से समाज में परिवर्तन ला सकता है। तो जिंदगी है तो जीवन में इस तरह से सफलताएं असफलताएं आ सकती है। तो इन सभी बातों को लेखक हमें इस पल्लवन के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक उदाहरण है। दूसरे उदाहरण की तरफ, अविवेक आपदाओं का घर है, विवेक बुद्धि और ज्ञान मानव की बौद्धिक संपदा है। माना जब कोई निर्णय लेता है तो उसे सद असत्कारिणी बुद्धि की आवश्यकता होती है। विचार शून्य किए गए कार्य कष्टदायक होते हैं। मानव की सफलता के पीछे उसका विवेक कार्य करता है। हमें सोच विचार कर ही कोई कार्य करना चाहिए। बिना विचारे किया गया कार्य पश्चाताप का कारण बनता है। इसलिए हमें जो भी कहना है उसका मनन करें, चिंतन करें। जो कुछ भी कहे उसे सोच समझकर विवेक की कसौटी पर कस कर ही उन्हें, क्योंकि जीवन का आनंद विवेक से चलने में है। अविवेकी मूर्खतापूर्ण कार्य करता हुआ अपने जीवन को समय से आपत्तियों से भर लेता है। यहाँ अविवेक आपदाओं का घर है। आपदाएं समस्याओं का घर है। आप में विवेक होना चाहिए। किसी कार्य के लिए अविवेकता से किया हुआ काम हमेशा पश्चाताप की ओर ले जाता है। ये जो उसका अर्थ है उसे विस्तार से लिखने का पल्लवन से फायदा होता है, उसे समझाने का। किसी की कही हुई कथन को हम उसे विस्तार से लिखकर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से पल्लवन लिखा जाता है। लेखक ने ऐसे 4 उदाहरण आपको दिए हैं। जो तोको कांटा बोए ताही बोई तो फूल। मैं सारे उदाहरण नहीं ले रही हूँ यहाँ पर। ये आपका चौथा उदाहरण है।
जहाँ पर बताया जा रहा है, कबीर जी का दोहा है, संसार में शुभचिंतक कम होते हैं, अहित करने वाले या हानि पहुँचाने वाले अधिक। ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्रोध आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। साधारण व्यक्ति यही करते हैं। अहित करने वाले का हित सोचना, कांटे बिछाने वाले के लिए फूल बिछाना, मरने वाले को क्षमा करना एक महान मानवीय विचार है। इसके पीछे अहिंसा की भावना छिपी हुई है। सबके प्रति मैत्री भाव ही मैत्री भाव की साधन है। प्रकृति भी हमें यही शिक्षा प्रदान करती है। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। वृक्ष को ही देखिए, पत्थर मारने वाले को वृक्ष फल देता है, निष्पीड़न करने वाले को सरसों उपयोगी तेल देती है, पत्थर पर घिसा जाने वाला चंदन सुगंध और शीतलता देता है, शत्रु को मित्र बनाने, विरोधियों को हृदय परिवर्तन करके उन्हें अनुकूल बनाने का ही यही सर्वोत्तम और स्थायी उपचार है कि हम उत्पीड़क को क्षमा करें, जो हमारा उपकार करता है, हम उसका भला करें, जो हमारा अपकार करता है, हम उसका भला करें, उसके मार्ग को निष्कंटक बनाएं, उसमें फूल बिछा दे। फूल बिछाने वाला सदैव लाभ में रहता है, कांटा बिछाने वाला स्वयं भी उसमें उलझकर घायल हो सकता है। महान पुरुषों का भी यही मत है। अतः हम अपकारी के साथ साथ उपकार उपकार करें। यानी जो तो का कांटा बोए तो ही बोए तो ताही बोए तो फूल। यानी अगर हमारे रास्ते में कोई कांटा बोने का काम करता है तो भी हम वहां पर फूल बिछाने का काम करेंगे। अब आपके स्वाध्याय में एक दोहा है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आपको पता है सबको, ये कबीर जी का दोहा है। लेकिन उस पर हम पल्लवन कैसे लिखेंगे? प्रेम मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन में सभी सुख सुविधाओं के बावजूद अगर प्रेम ना हो तो मनुष्य जीवन सार्थक नहीं बन पाता। ज्ञान पाने की लालसा में मनुष्य अपना जीवन बिता देता है। पुस्तक ग्रंथ पढ़कर पाए इस ज्ञान से हम अपने जीवन की भौतिक चीजों को पा लेता है। यह भौतिक सुख क्षणिक होता है, इसलिए फिर दूसरे आनंद की खोज में मनुष्य निकल पड़ता है। प्रेम का अर्थ है समर्पण, त्याग, विश्वास, सहानुभूति। जो ज्ञान किताबें नहीं दे पाती, वह प्रेम सिखाता है। मन में जब प्रेम भाव बसा होता है तो मनुष्य सबके दुख दर्द को समझ पाता है। प्रेम उसमें त्याग समर्पण भर देता है। व्यक्ति स्वकेंद्रित न रहकर सबके बारे में सोचने लगता है। यह प्रेम की ताकत है। प्रेम मनुष्य को एक दूसरे से जोड़े रखता है। जब मनुष्य इन भावनाओं से पूर्ण होता है तो इस संसार की हर समस्या को प्रेम के माध्यम से सुलझा पाता है। प्रेम पूर्ण विश्व में शांति निर्माण की क्षमता रखता है। जो इस प्रेम को समझ पाता है वह परम ज्ञानी बन जाता है। इस प्रेम को समझने के लिए किताबों की जरूरत नहीं, दुनिया प्रेम से चलती है। जो इसे समझता है, इसे आत्मसात करता है, वह संसार में प्रेम और शांति का संदेश देता है। प्रेम अगर ज्ञान है तो प्रेमी ज्ञानी है। ये पल्लवन का एक उदाहरण है। आपके स्वाध्याय में और एक है उदाहरण, जो लालच का फल बुरा होता है। अब ये जो है इस उदाहरण की ओर बढ़ते हैं कि लालच का फल बुरा होता है, ये कथन है, ये कहावत है। तो इसे पल्लवन इस पर किस तरह से लिखा जा सकता है? लालच का अर्थ है लालसा, अपनी जरूरत से अधिक पाने का प्रयास। लालच माने दूसरों के हक को मारने की प्रवृत्ति। लालच कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह मनुष्य का नकारात्मक गुण है। इससे मनुष्य को दूर ही रहना चाहिए। जिस व्यक्ति में लालच निर्माण होता है उसका विनाश तय है। लालच करके हम अक्सर ऐसी मुसीबत मोल लेते हैं जो नुकसानदायक होती है। यह व्यक्ति में तब प्रकट होता है जब उसके पास किसी चीज की कमी हो। लालच स्वार्थ की उपज है। अपने निहित स्वार्थ को पूरा करते हुए व्यक्ति को खुद को पता भी नहीं चलता कि वह लालची होने लगा है। लालची व्यक्ति अपने मन की शांति खो बैठता है और हर वक्त उस चीज को कैसे पाया जाए इस विषय पर सोचता रहता है, अपने समय को बर्बाद करता है। लालच के कारण लालच के कारण प्रयत्न करने से लालची व्यक्ति को सफलता मिल भी जाए किंतु वह ज्यादा दिन नहीं चलती। कभी न कभी सच्चाई सामने आ ही जाती है और फिर संसार समाज में वह अपनी इज्जत नाम खो बैठता है। धीरे धीरे यह लालच व्यक्ति में इतनी बढ़ जाती है कि वह खुद असफल होने पर दूसरों को नुकसान करने पर उतारू हो जाता है।
इस पर लालची व्यक्ति का व्यक्तित्व ही मलिन हो जाता है। अधिक पाने की लालसा में व्यक्ति खुद के पास जो है उसे भी खो बैठता है। अति लालच के कारण ना सिर्फ खुद का बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचाता है। इस तरह से आपके किताब में जो है दो पल्लवन लिखने के लिए दी हुई कथन को मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब पल्लवन के बिंदु की तरफ एक बार ध्यान देते हैं। पल्लवन में सुक्ति, उक्ति, पंक्ति या काव्यांश का विस्तार किया जाता है। पल्लवन के लिए दिए वाक्य सामान्य अर्थ वाले नहीं होते। पल्लवन में अन्य उक्ति का विस्तार नहीं जोड़ना चाहिए। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग ना करें। पल्लवन करते समय अर्थों भावों को एक सूत्र में बांधना आवश्यक है। विस्तार प्रक्रिया अलग-अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करनी चाहिए। पल्लवन में भावों विचारों को अभिव्यक्त करने का उचित क्रम हो। वाक्य छोटे-छोटे हो जो अर्थ स्पष्ट करें। भाषा का सरल, स्पष्ट और मौलिक होना अनिवार्य है। पल्लवन में आलोचना तथा टीका टिप्पणी के लिए स्थान नहीं होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि आपको पल्लवन समझ में आया होगा। उसे समझाने का मैंने प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आपको पल्लवन समझ में आया होगा। धन्यवाद।